नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम में नेताजी। मैं हूं दीप्ति शाही से। आज न्यूज रूम में हमारे साथ है उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह जी, क्योंकि इस बार महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है और इसे दिव्य और भव्य भी बनाने की जो लगातार कोशिश है वो की जा रही है। इसको लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो अपने अंतिम चरण पर भी पहुंच चुकी हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस महाकुंभ को लेकर जो सियासत है वो भी जोरदार हो रही है। तो आज अपने पर्यटन मंत्री से इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे कि किस तरह से इस बार का जो महाकुंभ है वो खास होने वाला है। नमस्कार सर, न्यूज रूम में आपका स्वागत है जी। सर, सबसे पहला सवाल, महाकुंभ 2025 है, किस तरीके से अलग होगा पिछले जो तमाम कुंभ महाकुंभ हो चुके हैं अभी तक? देखिए, मुझे लगता है कि इस बार का महाकुंभ, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद पिछला 2019 का कुंभ का आयोजन था, वो भी एक अनूठा आयोजन था जिसको पूरी दुनिया ने सराहा, बल्कि यूनेस्को ने भी उसकी प्रशंसा करते हुए उसको अपना एक अलग से मान्यता देने का काम किया। इस बार का चूंकि ये ऐसा योग बना है जिसमें 12 कुंभों के गुजरने के बाद, यानी 144 साल के बाद ऐसा योग बना है जो सबसे पुनीत और पुण्य का फल देने वाला है। इसी के दृष्टिगत डबल इंजन की सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने स्वयं 1 महीने पहले आके पिछले महीने 13 तारीख को सारा स्थलीय तैयारियों का जायजा लेने का काम किया, तमाम मार्गदर्शन देने का काम किया। भारत सरकार की ओर से तमाम परियोजनाओं को पिछले 2-3 साल से लगातार इस कुंभ की तैयारियों में जो स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए वहाँ था उसको तैयार कराने में सहयोग किया। प्रदेश सरकार की आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार की तैयारियाँ ज़बरदस्त तरीके से युद्ध स्तर पर पिछले 2-3 साल से बैटरी प्रावधान करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम किया। और अब तो आप देख ही रही होंगे कि हर हफ्ते, बल्कि हफ्ते में कभी 2-2 बार और कभी कभी 2-2 दिन रुक के लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं तैयारियों का जायजा लेने, एक एक चीज़ को बारीकी से समझने के लिए और इस महापर्व को अद्भुत अलौकिक भव्यता और दिव्यता देने में कोई कोर कसर न छूट जाए, इस प्रतिबद्धता के साथ हमारी सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में वह काम कर रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से तैयारियां हैं और जिस प्रकार से देश और दुनिया की सनातन संस्कृति के मानने वाले लोगों की सूचनाएं आ रही हैं, उससे ये कुंभ अब तक का सबसे बड़ा ऐतिहासिक रूप से होने वाला है। चाहे श्रद्धालुओं की संख्या का मामला हो, चाहे वहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर हो, चाक चौबंद देने का काम किया गया है। और हम समझते हैं कि चाइना और भारत के बाद किसी भी देश की जितनी आबादी होगी उससे ज़्यादा श्रद्धालु इस महाकुंभ के पावन अवसर पर आकर के माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती की त्रिवेणी में श्रद्धा की डुबकी लगा करके सनातन संस्कृति को एक नया आयाम देने का काम पूरी दुनिया में होगा। और मैं समझता हूँ कि हम अपनी जो सनातन संस्कृति है उसी के बल पर दुनिया में विश्वगुरु थे और पुनः विश्वगुरु बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसमें ये महाकुंभ का आयोजन एक नया माइलस्टोन साबित होगा। बिल्कुल सर, इस बार 40 करोड़ से ज़्यादा जो पर्यटक है, लगभग अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस संख्या में आएंगे पर्यटक, लेकिन साथ ही साथ सीएम योगी ने ये भी कहा कि 2 लाख करोड़ का जो बिजनेस है वो भी किया जाएगा, वो पैसे भी प्रदेश में आएंगे। इसे कैसे देखते हैं? क्या पर्यटन के क्षेत्र में इसे एक बड़ी कहा जा सकता है कि एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर भी देखा जा सकता है? देखिए, निश्चित रूप से एक ऐसा आयोजन है जो आध्यात्मिक रूप से, धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक ताना बाना मजबूत करने की दृष्टि से बहुत राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए, हमारी मान्यताओं, परंपराओं और सनातन संस्कृति के संवर्धन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके दृष्टिगत देश और दुनिया के तमाम देशों के श्रद्धालु आने वाले हैं। और मेरा ये मानना है, और ये आंकड़े बताते हैं, कि एक पर्यटक 6 लोगों को रोजी रोटी और रोजगार के अवसर देके जाता है। जब कोई भी पर्यटक आता है तो जब जिस हवाई जहाज से यात्रा करेगा वहाँ अपना खर्च करेगा, रेल से आएगा, बस से आएगा, जिससे वाहन से वहाँ खर्च करेगा, उतरेगा तो टैक्सी, तांगा, ऑटो उसको देगा, जहाँ रुकेगा उसको पैसा खर्च करेगा, दर्शन करने जाएगा तो वहाँ आवागमन के लिए देगा,
फूलवाला, नाविक, माली, संत, वहाँ के पुजारी, हर जगह इन्वेस्ट करके एक पर्यटक 6 लोगों को रोजी रोटी और रोजगार के अवसर दे के जाएगा। और जिस तरह हमारे 40 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं की आवक की संभावना है, उसके दृष्टिगत कह सकते हैं कि 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का राजस्व में हम लोगों को प्राप्ति स्टेट को होगी, जो एक हमारी एक बड़ी उपलब्धि हासिल होगी। वसुदेव कुटुंबकम की भावना को लेकर के हम लोग सर्वे भवन सुखना, सर्वे भवन धनाया की भावना को सनातन ने आगे बढ़ाया है और उसी आदर्श मूल्य जीवन शैली को एक मजबूत मुकाम देने के लिए हमारा ये महाकुंभ 2025 जो तीर्थराज प्रयागराज की उत्तर प्रदेश की पुनीत पावन धरती पर आयोजित हो रहा है, ये दुनिया के लिए सनातन का एक बड़ा संदेश देने का काम करेगा। बिल्कुल सर, इस बार के महाकुंभ की अगर बात करें तो उसे पूरी तरह से डिजिटल बनाने की जो कोशिश है वो की जा रही, चाहे हम AI टेक्नोलॉजी की बात करें या तमाम ऐसी सुविधाएं। क्या जो डिजिटल महाकुंभ है वो इस बार के लोग जो वहाँ पर पहुँचेंगे उनके दर्शन को, या कह सकते हैं वहाँ पर पहुँचने वाले लोगों की चीज़ों को आसान बनाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि इस बार हम लोग अपनी परंपरा कायम रखते हुए, पुरानी पद्धति को यथावत रखते हुए, उससे छेड़छाड़ के बिना अत्याधुनिकतम तकनीक, सुरक्षा के मामले में मल्टी लेयर सुरक्षा, AI तकनीक से लैग सुरक्षा देने का काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य की चिंता एक श्रद्धालु के VIP ट्रीटमेंट और VIP तरीके से विशिष्ट चिकित्सकीय व्यवस्थाओं को भी अंजाम देने का काम कर रहे हैं। सुरक्षित कुंभ हो, इसकी पूरी व्यवस्था है। स्वच्छ कुंभ हो, प्लास्टिक मुक्त कुंभ हो, इसके लिए भी चाक चौबंद अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग करके हम व्यवस्था देने का काम कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हो कि देश और दुनिया के तमाम बड़े बड़े उद्योगपति, व्यापारी और बड़े बड़े पूंजीपति घराने भी इस कुंभ में अपने स्वेच्छा से लोगों के लिए कोई न कोई नई व्यवस्था देने का काम कर रहे हैं। कल ही अडानी जी ने 1 करोड़ किताबें गीता प्रेस गोरखपुर की बांटने का ऐलान किया है, जो निःशुल्क रूप से बांटने का काम होगा। हम लोगों ने अपने उत्तर प्रदेश संस्कृति और पर्यटन विभाग ने, भारत सरकार के उत्तर प्रदेश पर्यटन और संस्कृति विभाग ने कलाग्राम, विभिन्न संस्कृतियों को, इसमें चूँकि हमारे तमाम पूरे देश भर के विभिन्न प्रांतों के वो लोग आने वाले हैं जिनकी बोली, भाषा, पहनाव, उड़ाव, मान्यताएँ, परंपराएं भिन्न हैं, लेकिन सनातन से अच्छा देते हैं, तो उनको भी सुविधा देने के लिए 11 भाषाओं में हम लोगों ने आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके उनको सुविधा देने का काम किया है। कोई भी भूला, बिछड़ा, खोया या किसी का मोबाइल गुम होता है, आधुनिकतम तकनीक से उसको खोजने के लिए आधुनिकतम तकनीक का उपयोग करके उसको पाने की व्यवस्था की है। इस तरह आधुनिकतम तकनीक के साथ पुरानी सनातन विरासत और संस्कृति को एक नया उभार देने का, नया उछाल देने का और नया संवर्धन देने के लिए प्रयास किया है। बिल्कुल सर, देखिए जब से तैयारियां तेज हुई हैं, विपक्ष की बयानबाजी भी लगातार जारी है और महाकुंभ को लेकर कोई ना कोई बयान आ रहा है। अखिलेश यादव की बात करें या चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने कहा जिन्होंने पाप किया है वही जाएंगे वहां पर नहाने। इन बयानबाजी को कैसे देखते हैं आप? क्या इतने बड़े आयोजन को लेकर बयानबाजी करना ठीक है? देखिए, मैं तो कई बार कह चुका हूँ कि चूंकि इतना बड़ा आयोजन है जो और किसी एक पार्टी का नहीं, किसी एक व्यक्ति का नहीं, किसी एक पर्टिकुलर संस्थान का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का आयोजन है और ख़ास रूप से उत्तर प्रदेश इसका होस्ट है। उत्तर प्रदेश के एक एक जन की, जिसमें अखिलेश जी भी शामिल है, नंबर 1 उत्तर प्रदेश के यदि निवासी अखिलेश जी हैं तो वो होस्ट हैं, इसलिए उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी है कि इस आयोजन में बजाय बयानबाजी के पूरा एक सकारात्मक रूप से, एक प्रत्यक्ष रूप से उनको भागीदारी करना चाहिए। नंबर 2, क्या वो सनातन धर्म को मानते नहीं या नहीं मानते हैं, इसका भी स्पष्ट कर देना चाहिए। यदि वो सनातनी हैं तो मुझे लगता है उनके जीवन के लिए, चूँकि 144 साल बाद ऐसा योग आया है, जो ये हम लोग भाग्यशाली हैं, वर्तमान पीढ़ी भाग्यशाली है जिनके जीवन काल में इतना पुण्य फल का योग इस बार कुंभ में आ रहा है। तो इसलिए अखिलेश जी, यदि आप सनातनी हैं तो मुझे लगता है कि आपको इसमें सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करना चाहिए और मैं तो आमंत्रित करता हूं कि सक्रिय रूप से आएँ, कुंभ की त्रिवेणी में आकर के आस्था की डुबकी लगा करके पुण्य फल प्राप्त करें। ऐसा नहीं है कि किसी के जीवन पाप नहीं होता, हम लोग तो दिन भर काम करते हैं, कोई भी व्यक्ति दिन भर काम करता है,
जाने अनजाने में 50 गलतियां हम लोग करते हैं जो कहीं ना कहीं पाप की श्रेणी में आती हैं, उनसे मुक्ति पाने का ये इससे सुअवसर कोई हो नहीं सकता। इसलिए मैं अखिलेश जी से और आज़ाद पार्टी के अध्यक्ष जी से भी, चंद्रशेखर जी से कहूँगा कि आइए, यदि सनातनी हैं तो निश्चित रूप से आकर के माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती के प्रयागराज की पावन धरती पर आकर के इसमें डुबकी लगाकर अपने को पुण्य फल प्राप्त करें और ज़रूर इसमें आएँ और इसमें बजाय क्रिटिसाइज करने के एक सकारात्मक भावना के साथ भारतीय संस्कृति का वो सम्मान करते हैं, सनातन का सम्मान करते हैं, तो उन्हें जरूर इसमें प्रतिभाग करना चाहिए और बजाय क्रिटिसाइज उनको एक सकारात्मक भूमिका में दिखाई पड़ना चाहिए। अच्छा सर, अखिलेश यादव की बात हो रही है तो उन्होंने निमंत्रण पत्र को लेकर भी बयान दिए थे। उन्होंने कहा था कि कुंभ में तो निमंत्रण नहीं दिया जाता, लोग खुद जाते हैं। क्या उन्हें भी निमंत्रण देने आप लोग जाएंगे, अखिलेश यादव? हम तो अभी आपके ही चैनल पे आमंत्रित करते हैं उन्हें, सादर आमंत्रित करके आइए, सब परिवार आइए। मैं अभी भी कह रहा था, पुनः उन्हें सादर आमंत्रित करता हूँ, आइए, पुण्य में पुण्य लाभ लीजिए, अपने को धन्य करिए, पापों से मुक्ति पाइए, पुण्य लाभ करके अपने जीवन में पुण्य फल प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त करिए। अच्छा सर, मिल्कीपुर में उपचुनाव होने वाले हैं, जाहिर तौर पर इसको लेकर भी सियासत हो रही है और अब महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। क्या आपको लगता है कि इसका जो असर है वो मिल्कीपुर के जो उपचुनाव होने वाले उस पर पड़ेगा? और क्या ये भी एक बड़ी वजह है कि विपक्ष लगातार महाकुंभ को लेकर जो बयानबाजी है वो कर रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि मिल्कीपुर का चुनाव जो अभी जो उपचुनाव हुए और जिस तरह से उनके परिणाम आए, आपने स्वयं देखा कि लोगों का विश्वास आदरणीय योगी जी और मोदी जी की नीतियों, रीतियों, कार्यक्रमों में है। लोगों की आस्था और श्रद्धा है और लोगों को लगता है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश ने पिछले 7-8 सालों में भयमुक्त वातावरण दिया है, जीरो लॉ एंड ऑर्डर पे जीरो टॉलरेंस की नीति को अख्तियार करते हुए भूमाफियाओं से, माफियाओं से, आतंकियों से, अपराधियों से उत्तर प्रदेश को मुक्त करने का काम किया है, उससे लोगों का विश्वास उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर बढ़ा है। लोगों को जिस तरीके से जन कल्याणकारी योजनाओं का, लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, विकास की योजनाओं को पहुंचाने का काम गुणवत्ता के साथ, ईमानदारी के साथ, वास्तविक पात्र के दरवाजे तक दस्तक दिया है, उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में आज उपचुनाव होते हैं। तब आप उसके परिणाम देख लीजिएगा। मिल्कीपुर का चुनाव हो रहा है, निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम हमारे पक्ष में आने वाले हैं। लेकिन हताशा और निराशा की भावना में विपक्ष कहीं टिक नहीं रहा। मुझे लगता है विपक्ष को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष का वो काल भी उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है और झेला है कि जब 12 से 17 के बीच में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की जब सरकार थी, जो अखिलेश जी के राजनीतिक प्रभाव या राजनीतिक करिश्मा तो नहीं आई थी, उनके पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के लिए उत्तर प्रदेश की जनता ने जनादेश दिया था। उत्तर प्रदेश पॉलिटिकली कहीं थे नहीं, लेकिन अपने पिता के धर्म को निभाते हुए उत्तराधिकार में अपने बेटे अखिलेश को उन्होंने गद्दी सौंपी थी। और जिस प्रकार से गद्दी प्राप्त होने के बाद 12 से 17 के बीच में उत्तर प्रदेश की जनता ने जो दंश झेला है, गुंडई का, अराजकता का, भूमाफियाओं का, एक वर्ग विशेष को तुष्टीकरण का जो दंश झेला है, लोग आज तक भूले नहीं हैं। उस समय उत्तर प्रदेश के थाने थानेदारों ने चलाए, उत्तर प्रदेश के थाने समाजवादी पार्टी के गुंडों ने चलाने का काम किया है। और उन्हीं सब कारणों की वजह से जब 17 का चुनाव विधानसभा का उत्तर प्रदेश में हुआ, लोगों की इतना गुस्सा था कि लोगों ने उठा के इन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया। और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। तब से आज तक अखिलेश जी उत्तराधिकार में तो गद्दी मिल गई थी, किसी चुनाव में सफल नहीं हुए। और मैं समझता हूं कि 12 से 17 के अखिलेश जी के मुख्यमंत्री कार्यकाल को जब तक जनता याद रखेगी, तब तक इनको दोबारा सत्ता में आने का काम नहीं करेगी, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल सर, हमारे न्यूज़ रूम में कुछ सहयोगी हैं जो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। स्वागत है, स्वागत है। सर, सवाल ये है कि महाकुंभ में जो श्रद्धालु हैं वो पुण्य तो कमाएंगे ही, पर इससे इकोनॉमी को भी, जो सरकार है उसका इकोनॉमी को भी फ़ायदा होगा, तो कितना अनुमान आप लगा रहे हैं? ज़्यादा कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी यही कहा है कि 2 लाख करोड़ की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की इससे ग्रोथ करेगी। निश्चित रूप से वैसे भी आम तौर पे माना जाता है कि पर्यटन ऐसा क्षेत्र है जिसमें सबसे कम इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम रोजी रोजगार और के अवसर बढ़ते हैं।
चूँकि एक पर्यटक जब आता है तो 6 लोगों को रोजी रोटी का अवसर दे के जाता है। मैं समझता हूँ कि जो संख्या हम लोगों की है वो 40 करोड़ से ऊपर आने श्रद्धालुओं के आने की है। इसलिए निश्चित रूप से 2 लाख करोड़ का जो अनुमान व्यक्त किया है माननीय मुख्यमंत्री ने, उससे कम हम लोग इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं करेंगे, उससे ज़्यादा ही ग्रोथ हो सकती है। चूँकि श्रद्धालुओं की संख्या हम लोगों को लगता है 40 से 50 करोड़ तक जाएगी, तो जितनी संख्या और बढ़ेगी तो इकोनॉमी भी उसी हिसाब से उसी रेशियो में बढ़ने का काम होगा। सर, आप पर्यटन मंत्री तो हैं ही और इस बार महाकुंभ में आपके कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस बार का महाकुंभ यूपी के लिए टूरिज़्म के हिसाब से कितना बड़ा मील का पत्थर साबित होगा? देखिए, मैं समझता हूँ वैसे भी ये जनरल हम बात करें तो 2017 तक उत्तर प्रदेश में आने वाले सालाना पर्यटकों की संख्या 16 करोड़ थी। और आपके जानकर खुशी होगी कि अब हम लोग इस वर्ष 65 करोड़ से ऊपर पर्यटक नवंबर के महीने तक हमारे यहाँ आ चुके थे। दिसंबर में और बड़े होंगे। तो और कुंभ की दृष्टि से देखें तो इस साल के पर्यटकों की संख्या 100 करोड़ से ऊपर जाने वाली है। तो आकलन करें तो संख्या का 16 करोड़ और 100 करोड़ में गुणात्मक रूप से उत्तर प्रदेश में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। और उसी का परिणाम है कि पर्यटकों की आवक में पूरे देश के विभिन्न राज्यों में टॉप पर इस समय उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक पर्यटक उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। ये हमारे लिए गौरव का विषय है। और इकोनॉमी की दृष्टि से भी इससे हम लोगों ने बहुत कुछ हासिल किया है। और इसी के और बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभाओं में कोई न कोई एक डेस्टिनेशन पर्यटन की दृष्टि से पर्यटक सुविधाओं से करोड़ों रुपए की लागत से उसको डेवलप करके तैयार किया है। और तमाम जो बड़े डेस्टिनेशन थे, चाहे मथुरा हो, वृंदावन हो, काशी हो, नैमिषारण्य धाम हो, विंध्यवासिनी धामों से लेकर के पश्चिम तक के पुरा महादेव से लेकर अन्य अन्य डेस्टिनेशन को तीर्थ विकास परिषद बना करके उनके डेवलपमेंट के लिए करोड़ों रुपया खर्च करने का काम सरकार कर रही है। और वैसे भी पर्यटकों की दृष्टि से यदि बात करें तो पर्यटक को सबसे पहले चाहिए, जहां वो पर्यटक अपनी यात्रा का प्लान कर रहा है उस स्टेट में कानून व्यवस्था कैसी है, क्योंकि हर पर्यटक, आने वाला पर्यटक अपने को सुरक्षित महफूज महसूस करे, ये बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनने के बाद कानून व्यवस्था के बारे में लोगों का सोच बदला है, अवधारणा बदली है। जीरो टॉलरेंस की नीति के आधार पर आज उत्तर प्रदेश में हर आदमी आकर के अपने को सुरक्षित महसूस करता है। नंबर 2 होता है पर्यटक के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, वो हम लोगों ने, मैंने बताया कि बहुत तेज़ी से हम लोग बढ़ा रहे हैं। नंबर 3 होता है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी को लेके देखें तो हमारी एयर कनेक्टिविटी, हमारी रोड कनेक्टिविटी, ट्रेन कनेक्टिविटी और वाटर कनेक्टिविटी, चारों तरह से हम लोगों ने बहुत कुछ इन 7 साल 8 साल में किया है। आज जो यात्रा दिल्ली से लखनऊ की 12-13 घंटे में होती थी, 6 घंटे में, 5 घंटे में हो रही है। आज गंगा एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के साथ साथ पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, गोरखपुर एक्सप्रेस वे के साथ अनगिनत एक्सप्रेस वे हिंदुस्तान, आज हम गर्व से फख्र से कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे का प्रदेश बन गया है। तो इससे कनेक्टिविटी ज़बरदस्त बढ़ी है। लोकल कनेक्टिविटी भी भारत सरकार की NH के द्वारा नेशनल हाईवेज की कनेक्टिविटी हो, स्टेट रोड्स की कनेक्टिविटी हो, कनेक्टिविटी भी नई बढ़ाई है। और हमने जो पुराने रोड थे उनको भी रिन्यूअल करके, उनको पुनर्जीवित करके, पुनः बेहतर करके उसको भी बेहतर करने का काम किया है। और यही एक कारण है कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, हमारी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है और इंफ्रास्ट्रक्चर का, पर्यटन केंद्रों का भी, पर्यटन स्थलों को भी बहुत डेवलप करने का काम हुआ है। इसी का परिणाम गुणात्मक रूप से पर्यटन उत्तर प्रदेश में बढ़ा है। आपने गोरखपुर महोत्सव का शुभारंभ किया, उससे पहले सर आपके पड़ोसी जिले में जो सैफई गांव था उसमें सैफई महोत्सव होता था। तो क्या सर जहां CM होते हैं वहीं पे महोत्सव के आयोजन होंगे बड़े स्तर पे, या फिर जैसे छोटा जिला जैसे आपका मैनपुरी, अमाज, जालौन या और भी अन्य डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे भी ऐसे आयोजन होंगे जिससे युवाओं को और वहाँ के कलाकारों को रोजगार मिलेगा और वहाँ की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। पहले अखिलेश जी की सरकार में अगर लोग सुनते थे तो केवल सैफई महोत्सव, बल्कि संस्कृति विभाग का पैसा पूरा का पूरा वेट होता था सैफई के लिए समर्पित होता था। बम्बई और पूरे देश और विदेश के सभी कलाकार अपने को परफॉर्म वहीं करके सारा वेट यूटिलाइज करते थे। आज खुशी है और फक्र और गौरव से हम कह सकते हैं कि आज उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में हमने जिला पर्यटन और संस्कृति परिषद जिलाधिकारी की अध्यक्षता बना करके हर जिले को
अपना महोत्सव मनाने के लिए सरकार का बजट आवंटन करने का काम किया है। कुछ जिलों में अभी हो गए महोत्सव, कुछ जिलों में जब जो डीएम ने तय किया है, जिला पर्यटन संस्कृति मंत्री ने, जिला पर्यटन और संस्कृति परिषद ने जो तय किया है, उसके हिसाब से उन तिथियों में महोत्सव होंगे। लेकिन ये महोत्सव प्रदेश के सभी 75 जिलों में हो रहे हैं और आगे भी होंगे। इसके लिए बेटी व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। सर, मेरा आपसे सवाल है, अखिलेश यादव ने आपकी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि गंगा में जो ड्रेजर मशीन लगी हुई है उससे जो पानी है उसका जो बहाव है उससे छेड़छाड़ की जा रही है, मतलब ये पर्यावरणीय छेड़छाड़ है। इस पर आप क्या कहेंगे? सर, दूसरा सवाल है कि मिल्कीपुर में बीजेपी ने अभी तक अपने कैंडिडेट का नाम का ऐलान क्यों नहीं किया है, क्या वजह है? देखिए, पहले सवाल का जवाब ये है कि कभी भी कोई छेड़छाड़ माँ गंगा, यमुना, सतलुज, महतू नदियाँ छोड़ दो, छोटी नदी के बहाव को भी नहीं कर सकता। एनजीटी बना हुआ है, अन्य बहुत संस्था बनी हो जो पूरी पैनी नज़र रखती हैं, बिना उसके कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। तो ये आरोप पूरी तरह निराधार और मिथ्या है, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन उसके लिए स्वच्छ जल, पीने योग्य पानी, आचमन के योग्य पानी आदरणीय योगी जी ने स्वयं, मोदी जी ने स्वयं उसको आचमन करके पूरी दुनिया ने देखा है कि सिद्ध कर दिया है कि वहाँ का पानी आचमन के योग्य है, स्वच्छ बनाया है, साफ बनाया, ये हमने साफ कर दिया है। दूसरा विषय, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कमल निशान चुनाव लड़ता है। हमारा एक बूथ का अध्यक्ष, सेक्टर का अध्यक्ष, मंडल का अध्यक्ष से लेकर पूरा संगठन चुनाव लड़ने का काम करता है। आप निश्चिंत रहिए, चुनाव की अंतिम तिथि जो नामांकन की होगी उससे पहले हमारा प्रत्याशी भी तय होगा और जोरदारी से चुनाव भी लड़ेगा और परिणाम भी हमारे पक्ष में आएगा। सर, मेरा सवाल ये है कि जो विपक्ष बीजेपी को सनातनी पार्टी कहकर तंज कसते हैं, तो सर ये कैसे हो जाता है कि चुनाव के नज़दीक आते ही सब सनातन धर्म को डिमांड करने लगते हैं या फिर अपनी ही पार्टी में शामिल करने लगते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि देश, ये इतिहास गवाह है कि जब जब सनातन कमज़ोर हुआ है तब तब देश कमज़ोर हुआ है, सब जानते हैं। लेकिन केवल तुष्टीकरण की नीति के कारण, धर्मनिरपेक्षता के आवरण को ओढ़ के फर्जी तरीके से फर्जी राजनीतिक नेता केवल एक तुष्टीकरण के कारण एक वर्ग विशेष का वोट हथियाने के लिए, उनको उकसाने के लिए तरह तरह के काम करते रहते हैं। लेकिन जब चुनाव आता है तो यही सनातन परंपरा उन्हें याद आती हैं, नकली उस तरह का आवरण ओढ़ करके उसी के आधार पर वोट हथियाने के लिए आतुर रहते हैं। क्या केजरीवाल जी वहाँ आज मंदिरों के पुजारियों के लिए, अगली बनने वाली सरकार के लिए तमाम घोषणा करने का काम कर रहे हों, या तरह तरह के अन्य चाहे समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश में बात कर रही हो। वास्तविकता ये है कि आज मुस्लिम तुष्टीकरण की बात इसलिए अखिलेश जी करते हैं कि उनका खतरा सबसे ज़्यादा ये है कि और अन्य पार्टियां भी उनके पैरेलल उस वोट को हथियाने के लिए तैयार खड़ी हैं। कांग्रेस उनके तैयार खड़ी है, वहाँ लोकल स्थायी तौर पर अन्य पार्टियाँ तैयार खड़ी हैं। तो उससे केवल वो वोट उनके साथ बचा रहे, उनको देश से कोई लेना देना नहीं, देश की एकता अखंडता से कोई लेना देना नहीं, देश के विकास से कोई लेना देना नहीं। देश किस तरह हमारा विश्व गुरु बने, विकासशील भारत से विकसित भारत बने, हमारा देश में एक एक व्यक्ति, हर चाहे गाँव का रहने वाला हो, कहीं का हो, वो विकास की मुख्य धारा में कैसे आए, उसको रोजी रोजगार के अवसर कैसे मिले, गांव के लिए हर घर को पक्का मकान कैसे मिले, गांव के गरीब को उससे गरीबी की रेखा से उभार के ऊपर कैसे लाएं, इसकी चिंता अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, उसके नेता कर सकते हैं, योगी जी कर सकते हैं, मोदी जी कर सकते हैं, और वो कर रहे हैं। और इसी के लिए हमारा आह्वान है कि पीडीए के नारा देने वालों को हमने जवाब दिया है कि हम सब एक रहेंगे, जात मजहब के नाम पर, अन्य चीज़ों के नाम पर, अगड़े पिछड़े के नाम पर हम नहीं बटेंगे। हम जब एक रहेंगे तभी नेक रहेंगे, तभी तरक्की होगी, तभी प्रदेश आगे जाएगा, तभी राष्ट्र विश्व के शीर्ष पर पहुंचेगा, विश्व का नेतृत्व करेगा। सर, मेरा सवाल चुनाव से ही रिलेटेड है। मिल्कीपुर चुनाव बीजेपी के लिए कितना अहम है, इसके मायने क्या है बीजेपी के लिए? क्योंकि कहा जा रहा है कि 2027 में जो विधानसभा का चुनाव होगा वो ये मिल्कीपुर का चुनाव उस चुनाव के लिए रूपरेखा तैयार करेगा। देखिए, रूपरेखा तो उपचुनाव में कर दी उत्तर प्रदेश में। रूपरेखा उपचुनाव जो अभी हुए हैं, जिनके परिणाम 9 में से 7 सीट अब जीते हैं, वो रूपरेखा तय हो गई है। लेकिन चूंकि कतिपय कारणों से उच्च न्यायालय में मिल्कीपुर का पैकर हाईकोर्ट में लंबित था, उस वजह से वो चुनाव की घोषणा नहीं हो पाई थी।
तो एक चुनाव केवल बचा है जो अब होने जा रहा है। निश्चित रूप से वहाँ की जनता तब भी हमें जिताती और आज भी हमें चुनाव जिताने का काम कर रही है, चूँकि उत्तर प्रदेश का मिजाज, उत्तर प्रदेश की समझ बहुत बड़ी है। उत्तर प्रदेश ने, बुद्धिजीवियों ने, उत्तर प्रदेश ने हमेशा उसी का परिणाम है कि भारत को कई प्रधानमंत्री लगातार देने का काम। आज भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि हैं, बहुत विद्वान है, यूपी बहुत समझदार है और यूपी बहुत अच्छा निर्णय देगा, ऐसा हमें भरोसा है। सर, अगर महाकुंभ 2025 की बात करें तो क्या इसका जो असर है वो आसपास के शहरों पे भी दिखाई देगा, और इसके आयोजन के बाद उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है क्या उसमें एक बड़ा बदलाव हम देखेंगे? आप देख रही होंगी अभी कुंभ के इन 45 दिनों के कार्यक्रमों के बीच में भी हम लोगों ने, हमें लग रहा है जो लोगों का एक उत्साह है, वो अयोध्या में भगवान राम जी के दर्शन करना चाहते हैं, वो काशी में जाकर भगवान विश्वनाथ जी धाम के दर्शन करके भोले बाबा का आशीर्वाद लेना चाहते हैं, वो मथुरा में भी कृष्ण का आशीर्वाद लेना चाहते हैं, भगवान कृष्ण जी का, वो विंध्यवासिनी धाम करके माँ देवी के भी दर्शन करना चाहते हैं, वो ऋषियों मुनियों तपस्वियों की भूमि नैमिषारण्य भी आना चाहते हैं। इसलिए हम लोगों ने पैकेजेज तैयार किए हैं। बाई रोड भी हम लोगों ने ये यहाँ तक व्यवस्था की है कि यदि कोई हमारा श्रद्धालु बाई एयर आता है तो एयरपोर्ट से, बाई ट्रेन आता है तो ट्रेन से, बाई रोड आता है तो जहाँ भी डेस्टिनेशन पर चाहता है वहाँ से उठाने से लेके और पूरे पैकेज से घुमाने से लेके उसके रहने खाने की व्यवस्थाओं से लेकर के वापस उसी स्थान पर जहाँ से वो डेस्टिनेशन चाहता है वहाँ तक उतारने के पैकेजेज यूपी टूरिज्म कॉरपोरेशन से तैयार कराएं, ताकि कोई चीटिंग ना हो, कोई धोखाधड़ी ना हो, और इन स्थानों के लिए प्रॉपर हम लोगों ने प्रशिक्षित गाइडों की भी व्यवस्था की है और निर्धारित फीस पर। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने इन सभी स्थानों के लिए जो मैंने चर्चा की है, हम लोगों ने हेलीकॉप्टर सर्विस भी देने का इस बार निर्णय लिया है कि वहीं प्रयागराज की पवित्र धरती से हेलीकॉप्टर से भी इस तरह के पैकेज की व्यवस्था रहेगी। साथ ही साथ हम लोगों ने कुंभ क्षेत्र में भी इस बार पहली बार पूरे कुंभ क्षेत्र को हवाई 8 मिनट की यात्रा हेलीकॉप्टर से कराएंगे। लोग वीडियो शूट करना चाहते हैं, लोग फोटो लेना चाहते हैं, लोग विहंगम उस दृश्य को अपने में सजो के ले जाना चाहते हैं, उनके लिए भी 8 मिनट की हेलीकॉप्टर से मात्र 3000 रुपये में व्यवस्था देने का काम किया है। इस तरह हमारा प्रयास है कि प्रदेश के विभिन्न अंचलों में हमारा प्रयागराज महाकुंभ में आने वाला श्रद्धालु जो जिज्ञासा रखता है उसको हम भ्रमण कराएंगे, तो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश की इकोनॉमी को और बढ़ाने में इससे अभिवृद्धि होगी, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए और न्यूज़ रूम में आने के लिए। थैंक यू दीप्ति जी, आपका भी धन्यवाद। जी सर। प्रणाम जी। तो आज हमारे साथ न्यूज़ रूम में थे उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी, जिनसे हमने महाकुंभ 2025 को लेकर जो तमाम जानकारी है वो लेने की कोशिश की, और हम भी आशा करते हैं कि इस बार के भव्य और दिव्य महाकुंभ से उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है वो बदले और जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश के लिए रोजगार, निवेश और विकास के नए जो आयाम है वो लेके जाए। तो न्यूज़ रूम में नेताजी में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। न्यूज़ रूम में नेताजी के अगले एपिसोड में किसी नए नेता के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।